हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अगर आप क्लास 11th में हो तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। यहाँ हम लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास, पार्ट बाय पार्ट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का जीरो टू एंड पूरा सिलेबस फिनिश कर रहे हैं। डेली बेसिस पे मेहनत करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे। हमारा चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो चुका है, चैप्टर 2 भी पूरा फिनिश हो चुका है, चैप्टर 3 भी पूरा फिनिश हो चुका है। आप इनमें से कोई भी चैप्टर लाइन बाय लाइन आप 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, उसके बाद इस पे आना। और जिस बच्चों को अभी तक अकाउंट में कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो, उनको प्लीज बोलो कि कोई भी एक वीडियो देख लो मेरी, और आप देख लो समझ आ जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। यहाँ पे अभी तो वो स्टार्ट है, 5 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, अगले चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी, सारी चीजें आपको पूरी हेल्प मिलेगी। एमसीक्यू टेस्ट भी लाइव होता है, तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, आप अच्छे से मेहनत करो। और जल्द ही हम लोग सेकंड चैप्टर का टेस्ट भी अनाउंस करेंगे, मे बी इसी संडे को आपका सेकंड चैप्टर का भी टेस्ट होगा, जो कि लाइव होगा शाम को 6 बजे। तो रेडी रहो, टेस्ट के लिए तैयारी करते रहो और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज ही पूरी तरीके से फिनिश कर दे एक ही वीडियो के अंदर। ओके, चलो देखो, अकाउंटिंग करने के ना दो बेसिस होते हैं। अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं। सबसे पहला बेसिस जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और दूसरा जो है वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेसिस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप सबको अकाउंटिंग के फंडामेंटल अजम्पशन जरूर पता होगा। कैग, सी से कंसिस्टेंसी, ए से अक्रूअल और जी से गोइंग कंसर्न, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो जो कैश बेसिस है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ ओनली रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ और सिर्फ आप उनको ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। इग्नोर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर क्यों? क्योंकि बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में पैसा नहीं मिला है और कैश ट्रांजैक्शन में आपको पैसा मिल गया है। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट बताऊंगा। कैश बेसिस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी नजरें सिर्फ एक चीज पे रहती है, वो है कैश। पैसा आया तो लिख देंगे इनकम, पैसा गया तो लिख देंगे खर्चा। सीधी सी बात है, पैसा आ गया जी, कमाई हो गई। अच्छा ये पैसा कब का है? अगले साल का है। अरे कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा अगले 2 साल का है, कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा पिछले साल का है, कोई मतलब नहीं है। ये पैसा पिछले 2 साल का है, कोई मतलब नहीं है। ये इस साल का है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस पैसा आ गया तो मेरी इनकम बन गई। पैसा देखो आ गया, इनकम बन गई। और पैसा चला गया तो खर्चा हो गया। सर ये पैसा पिछले साल का था, अरे कोई बात नहीं, खर्चा इस साल का है। ये खर्चा अगले 2 साल का, अगले साल का आप पैसा आज दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बेसिस कहता है कि जो भी, मतलब कि आप रिकॉर्ड करोगे ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जो भी नगद के ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको रिकॉर्ड करोगे, जो भी उधार के ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको इग्नोर कर दोगे। क्यों? सर उधार में पैसा आया नहीं है। किसी भी साल का हो, इर्रेस्पेक्टिव इर्रेस्पेक्टिव द पीरियड, आपने पीरियड नहीं देखना है कि अगले साल का पैसा मिला है हमें एडवांस, ठीक है, या किसी ने पिछले साल का नहीं दिया था उसने आज दे दिया, हमें इस बात से लेना देना नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, न्यूमेरिकल करा के भी दिखाऊंगा। तो कैश बेसिस कहता है जी आपको ये देखना है सिर्फ पैसा आ रहा है तो इनकम, पैसा जा रहा है तो खर्चा, चाहे वो किसी भी साल का पैसा हो। अगर मुझे इस पीरियड पे, मान लो आपका ईयर चालू होता है 1/4/2020, खत्म होता है 31 मार्च 21, इस पूरे पीरियड में जो भी पैसा तुम्हारी जेब में आया है वो तुम्हारी इनकम है, और जो भी खर्चा तुम्हारी जेब से वो तुम्हारा खर्चा है। सीधी सी बात है, भले ही वो किसी भी पीरियड का हो। कोई भी आपने मतलब पूरे साल उधार बेचा, नगद बेचा नहीं, तो आपकी पूरे साल की इनकम जीरो। क्यों? आपने उधार बेचा तो कैश तो कुछ आया नहीं। और कैश बेसिस किसको देखता है? कैश को। तो उसने कैश को आते हुए नहीं देखा तो कैश जीरो हो गया, इनकम आपकी जीरो हो गई। समझ रहे हो बात को? तो कैश बेसिस सिर्फ कैश को देखता है, उधार को नहीं देखता। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा नहीं जा रहा या नहीं आ रहा वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। और आप एक चीज और लिख सकते हो, इग्नोर आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड इनकम। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम, ये भी लिख लो।
चैप्टर तो आज आपका फिनिश करा दूंगा, हीरो बन जाओगे चैप्टर में। कोई टीचर कुछ भी पूछे ना, आप आराम से फटाक से आंसर दे दोगे, अलग ही लेवल होगा आपका और बच्चों से। बस मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। समझ में अगर मेरी वीडियोस आती हैं तो लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। चैनल आपका है, पूरे साल आपका रहेगा, आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस आएंगी, डेली आती है, आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस रिकॉर्ड भी। बस आप सपोर्ट दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट। चलो मुझे बताओ, कैश बेसिस में क्या क्या लेते हैं? सिर्फ कैश को लेना है, किसी भी समय का हो ले लो। क्या इग्नोर करना है? उधार को, क्योंकि पैसा नहीं आया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इग्नोर करना है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? मत पूछना, मैं पहले सिखा चुका हूं आपको पुरानी वीडियोस में। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, उस एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन अभी तक किया नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बता दिया मैंने आपको, ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने अभी तक उसको किया नहीं है, ठीक है? क्योंकि किया नहीं है तो पैसा गया नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, और ये प्रीपेड तो छोड़ो, अक्रूड इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली है लेकिन मुझे मिला नहीं। अरे मिला नहीं तो छोड़ो ना, कैश तो नहीं आया ना, तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ही हर कोई मानता है, ये रिलायबल है, इसको इनकम टैक्स एक्ट भी मानता है और सब इसी को फॉलो करते हैं। और अभी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो पढ़ा, CAG, सी से कंसिस्टेंसी, ए से अक्रूअल, तो वहां पे भी कहते हैं कि आपको एक्रूअल फॉलो करना है, कैश को ना के बराबर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? अच्छा, अक्रूअल क्या है क्लास? record all the transactions, record all the transactions relating to this year, relating to this year। सीधी सी बात है, इस साल जो भी ट्रांजैक्शन इस साल की है उसको आप रिकॉर्ड करो। अक्रूअल कहता है जी इस साल की है तो आप इस साल रिकॉर्ड कर लो, इररेस्पेक्टिव। यहां पे क्या चीज हमें नहीं देखना है? इररेस्पेक्टिव कैश इन और आउट। कैश चाहे आया हो चाहे कैश गया हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है कि पैसा आ गया, पर ये पैसा कब का है? इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करूंगा। पैसा नहीं आया पर कमाई इस साल की तो रिकॉर्ड करूंगा। कुल मिलाकर आपने इस साल जो भी चीज हो रही है, इस साल अगर आपने सेल किया है, भले उधार बेचा है, तो ये इस साल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्लास आपने उधार बेचा है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि नगद उधार दोनों को लेना है, बस शर्त यह है कि वो इस साल का होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन, ऑल दी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, हम सब इसी साल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो ट्रांजैक्शन इस साल का है तो हमें नहीं मतलब है पैसा आया गया। एग्जाम्पल, मैंने 2020-21, मान लो ये 2020-21 है, दो सेल की है, एक नगद की है 10 लाख की, एक उधार की है 2 लाख की, है ना? तो मेरी टोटल सेल इस साल की 12 लाख होगी अक्रूअल बेसिस पे। सब लोग कमेंट करके बताओ, कैश बेसिस पे सेल कितनी होगी? इस साल मैंने 2 सेल की है, 10 लाख की नगद, 2 लाख की उधार, तो एक्रूअल बेसिस पे सेल 12 लाख होगी, क्योंकि आपने इस साल सेल किया। भले ही पैसा मिले ना मिले, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कैश बेसिस क्या कहेगा क्लास? करेक्ट, सबका कमेंट बिल्कुल सही होगा, 10 लाख। क्योंकि कैश बेसिस कहता है कि भैया पैसा 10 लाख ही आया है ना, तो सेल 10 लाख की ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया एक्रूअल बेसिस, ये हो गया आपका कैश बेसिस, ठीक है? तो ये रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम भाई कमा लिया नहीं, इस साल कमा लिया ना आपने, भैया पैसा नहीं मिला तो क्या हो गया? इस साल तो कमा लिया ना आपने। आपने वर्कर को सैलरी नहीं दी, इस साल उन्होंने काम किया, इस साल की सैलरी नहीं दी, आप अगले साल दोगे, तब भी आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे। आपने इस साल नहीं दिया ना, बट खर्चा तो हुआ ना इस साल का, तो आप इसको अक्रूअल में रिकॉर्ड करो। कुल मिला के क्लास अक्रूअल के अंदर हमें इस साल की जो भी कमाई है, इस साल का जो भी खर्चा है वो हम लिखेंगे। भले ही पैसा नहीं देखेंगे कि पैसा आया है नहीं आया। जैसे अभी नगद बेचा मैंने 10 लाख का, 2 का उधार बेचा, बट फिर मैंने सेल 12 लाख लिखा, है ना? क्योंकि क्लास सेल 12 की ही है, सेल 10 की नहीं है, सेल 12 की है। ओके, तो ये हो गया कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस। एक बेसिक फंडा, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस का। अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे और अच्छे से समझना, ठीक है? इस साल जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप रिकॉर्ड करोगे एक्रूअल के अंदर, भले ही पैसा आया हो ना आया हो, खर्चा जेब से आपके पैसा गया हो या ना गया हो। मान लो मैंने पूरी बिल्डिंग का पेंट कराया, मतलब यार खर्चा तुमको इसका जो पूरी बिल्डिंग का पेंट कराने, मान लो 50,000 खर्चा आया, तो मैंने कहा 50,000 खर्चा मैं आपको अगले साल दे दूंगा या 2 महीने बाद दे दूंगा। तो मैं रिकॉर्ड इस साल करूंगा, मैं खर्चा मान लूंगा इस साल में खर्चा हो गया, भले ही पैसा नहीं गया, ठीक है? तो ये चीज़, इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अब मान लो किसी कस्टमर ने मुझे यहाँ पे, मान लो ये ईयर है 1920, ये ईयर है 2021 और अगला ईयर जो है वो 21-22 है। मुझे किसी कस्टमर ने 1920 में एडवांस दे दिया कि भाई ठीक है एडवांस दे दो, 10 लाख रुपए मुझे एडवांस दे दिया, 1920 में एडवांस दिया है। लेकिन मैं सेल कब करूंगा?
सेल करूंगा, जो माल बना के मैं डिलीवर करूंगा वो करूंगा 20-21 में, मुझे एडवांस मिला है 19-20 में, तो मुझे बताओ इस इनकम को जो मुझे 10 लाख मिला है ये मैं किस साल की इनकम मानूंगा, 1920 की या 2021 की? अक्रूवल कहता है काम कब करोगे, 2021 में इनकम मानना, पैसा कब मिला उससे लेना देना नहीं है। कैश कहता है रोकड़ा कब मिला, रोकड़ा 1920 में मिला है, आज ही की इनकम है, कैश बेसिस तो बस पैसे को देखता है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। अच्छा एक और एग्जांपल, किसी मैंने सेल किया 2020-21 में, सेल किया मैंने 20-21 में, पैसा मुझे मिलेगा 21-22 में, 10 लाख रुपए मुझे कब मिलेगा, 21-22 में, सेल किया मैंने 20-21 में, तो मैं एक्रूअल बेसिस पे 20-21 की ही सेल दिखाऊंगा, भले ही मुझे पैसा कब मिलने वाला है, अगले साल मिलने वाला है, बट मैं इस साल की इनकम उसको मान लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर कैश बेसिस होता तो वो कहता कि हम 21-22 की ही इनकम मानेंगे। अगर कैश बेसिस होता तो कैश बेसिस क्या कहता कि भाई 21-22 की ही इनकम मानेंगे उसको, क्योंकि वो 21-22 की ही इनकम है, तो उसे 21-22 की ही इनकम हम मानेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा अच्छे से, इस पे कोई दिक्कत परेशानी कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन करके देखें, क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, ये है ना। चलो ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, उसे याद करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है ना वो डिफरेंस ही है, डिफरेंस ही ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर से बन सकता है। चलो आओ पढ़ते हैं, क्या है जरा पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विनय कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट वो होते हैं जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, मतलब पूछताछ आप करते हो उनसे, वो आपको सलाह देते हैं पूरी, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19, आपका ईयर क्या है 18-19 है, अर्न किया है 4 लाख, आउट ऑफ विच रिसीव्ड 3 लाख। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, कमाया 4 लाख है, मैं ही लिख देता हूँ, थोड़ा डेटा में लिख देता हूँ, कमाया है 4 लाख रुपए, ठीक है, ये कमाया मतलब आप अर्न कह लो, ठीक है, अर्न है 4 लाख रुपए। ध्यान समझना, क्वेश्चन को जितना डीपली पढ़ के समझोगे, सैग्रीगेट करोगे, उतना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसके अंदर आपको जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 3,25,000, और जो इनकम कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ उसे अक्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? अक्रूड। तो कमा लिया है 4 लाख, रिसीव हुआ है 3.5 लाख, और 50,000 जो है वो रिसीव नहीं हुआ बट आपने कमा लिया है। तो कैश बेसिस सिर्फ इसको देखेगा 3.5 लाख को, जबकि एक्रूअल किसको देखेगा, पूरे के पूरे 4 लाख को, बिकॉज आपने इस साल कमाया है, ठीक है। ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 1,70,000, इनकर्ड एक्सपेंस, इनकर्ड एक्सपेंस कितनी है 1,70,000। क्वेश्चन देखना कितना सिंपल कर दूंगा मैं, 1,70,000 आउट ऑफ विच, उसी में से 40,000 आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब आपने खर्चा नहीं किया अभी, कितना खर्चा नहीं किया, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा नहीं दिया अभी, आपने काम करा लिया, पैसा नहीं दिया। तो एक्सपेंस 1,70,000 का हुआ, जिसमें से 40,000 अभी पेड नहीं किया, और पेड कितना कर दिया, ऑब्वियस है आपने 1,30,000 पे किया होगा। भाई टोटल आपका कितना है, 1,70,000 है ना टोटल, तो आपने 40,000 नहीं पे किया, 1,30,000 आपने पे कर दिया होगा। ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी लेटर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का मिला है 45,000, और 20,000 एक्सपेंस टू लास्ट ईयर। सुनो मेरी बात, यहाँ पे दो बातें और लेता हूँ, लास्ट ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर एक्सपेंस पेड, लास्ट ईयर इनकम रिसीव। तो लास्ट शॉर्ट में लिखा है मैंने, लास्ट ईयर का एक्सपेंस कितने का है 20,000 का, और लास्ट ईयर की जो इनकम रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर का वो 45,000 है। मुझे बताओ पहले पूरा क्वेश्चन का डाटा समझ आ गया, पूरे क्वेश्चन का डाटा आपको अच्छे समझ आ गया कि क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या कह रहा है। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन का डाटा समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आपको डिटरमाइन करना है इनकम ही फॉलो कैश बेसिस और एक्रूअल। तो पहले पे हम कैश बेसिस देखेंगे और दूसरे पे हम एक्रूअल बेसिस देखेंगे। सब चीज लिखा हुआ है, प्लस माइनस करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, कैश बेसिस सिर्फ यही देखता है कि पैसा कितना आया, भले ही वो कब कभी आया हो, सिर्फ पैसा कितना आया और खर्चा कितना हुआ, पैसा गया कितना, वो चीज देखता है। तो अब मैं करने वाला हूं, कितना सिंपल हो गया आप देखो खुद, ठीक है। सुनो मेरी बात, मिला कितना 350, कैश बेसिस पे इनकम कितनी मिली बताओ मुझे, 3,50,000, एक तो ये इनकम मिला है। खर्चा एक्चुअल में पेड कितना हुआ है 1,30,000, तो खर्चा कितना पेड हुआ है 1,30,000 खर्चा पेड हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट ईयर का खर्चा कितना पे हुआ 20,000, तो खर्चे को माइनस करेंगे, कमाई को प्लस करेंगे, इतना तो पता होगा ना आपको। और लास्ट ईयर कमाई कितनी है 45,000, ये हो गया। आप चेक करो, सही लिखा है मैंने, आप चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो। 3 ये क्या है 3,50,000 आपको मिला कैश,
वैसे तो 4 लाख की कमाई हुई है, बट हमें क्या देखना है, सिर्फ कैश बेसिस पे रिसीव। 350, खर्चा कितना हुआ, 1,30,000 जो खर्चा हुआ है। पिछले साल का खर्चा कितना हो गया, 20,000, माइनस कर दो, भले ही पिछले साल का है, माइनस कर दो। एक्रोल नहीं लेगा इसको, लेकिन कैश लेगा। और पिछले साल की कमाई कितनी मिली है, 45,000। तो इस साल हुआ है ना, इस साल पैसा आया, तो बस जिस साल पैसा है उस साल की इनकम मान लो। सॉल्व कर लो, देखो आपका आंसर आ गया कि नहीं, चेक करो, चेक कर लो और देखो आपका आंसर आ गया कि नहीं। 3,50,000 माइनस कर दोगे 1.5 लाख, प्लस कर दोगे 45, लो आ गया आंसर। बताओ कितना सिंपल था। तो अगर आपको कैश एक्रूल से कोई एमसीक्यू पूछ लेता है या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले छोटा मोटा, आप आराम से कर लोगे, है ना। चलो, ही फॉलो एक्रोल बेसिस। तो एक्रोल बेसिस सबसे पहली बात, अच्छी बात यह है एक्रोल की, वो इनको नहीं लेगा। एक्रोल बेसिस इनको तो नहीं लेगा बिल्कुल भी, इनको नहीं लेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये पिछले साल का है। तो पिछले साल का कोई भी ट्रांजेक्शन एक्रोल बेसिस काउंट नहीं करता, वो इस साल का ट्रांजेक्शन काउंट करेगा, वो भी टोटल। अक्रूड को भी लेगा और आउटस्टैंडिंग को भी लेगा, अक्रूड आउटस्टैंडिंग दोनों को लेगा। तो सर 4 लाख की कमाई हुई है, 1,70 खर्चा हुआ है, तो 4 लाख की सर कमाई हो गई, 1,70 का खर्चा हो गया, तो सीधा माइनस करके तो आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। बोलो, 4 लाख माइनस 1,70,000, आपका आंसर आ गया, आपका 2,30,000। बताओ कोई मुश्किल काम अगर लग रहा है तो बताओ, कोई मुश्किल दिक्कत परेशानी है। लाइक कर दो वीडियो को अगर आप अच्छे से सीख गए तो। लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन, और जितना मैं मोटिवेट रहूंगा उतना अच्छे से काम करूंगा और आपको भी मोटिवेट करता रहूंगा। ओके, इतना ही तो बस चाहिए मुझे आपसे यार, इतना सपोर्ट चाहिए, इतना प्यार चाहिए, इतनी मेहनत से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी आपने कोई वीडियो देखी होगी, एक कब ऐसी कोई वीडियो मुश्किल उसमें मैं 1 मिनट शांत हो गया हूँ। मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि वही मेरा पैशन है, अच्छे से आपको पढ़ाना। मुझे पता है व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे पता है लोग नहीं देख रहे, लाइक नहीं कर रहे। आप में से भी कई सारे बच्चे देखते हो, लाइक नहीं करते, कोई मुझे समस्या नहीं है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है लगन से पढ़ाना, मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। मैं काम अपना कर रहा हूँ, बाकी आपका सपोर्ट होगा तो ज़रूर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, अदरवाइज जी रहे हैं, जी लेंगे ऐसे ही। अच्छा मुझे बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन अपनी बुक के आप जरूर बनाना, आपको अच्छा लगेगा। जब आप क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हो ना, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है। ओके, ये मैंने एक डिफरेंस लिया अभी की बुक से, क्योंकि पेपर में ना कई बार कैश और एक्रूल बेसिस का डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस का। तो चलो पढ़ते हैं अच्छे से क्या है ये। सबसे पहला बेसिस, देखो बेसिस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और अभी तक मैंने जितना बताया है उसके हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप सबको पता है कि एक्रूल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों को लिया जाता है, जबकि कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लिया जाता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश में ओनली कैश, एक्रूल में दोनों लिया जाता है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम, तो यहां पर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को काउंट किया जाता है, सीधी सी बात। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अक्रूड इनकम इज काउंटेड यहां पे इन्होंने बैलेंस शीट लिखा हुआ है, इतना लिख रखा है, डोंट वरी, आप लिख देना काउंटेड। जबकि यहां पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट एडजस्टेड। तो यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह, ये जो प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग, ये सब हम काउंट नहीं करते। यहां पे हम सारी चीज काउंट करते हैं, अभी तो करके देखा हमने। प्रॉफिट लॉस, ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है, यानी कि एक्रूल बेसिस से जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है वही सही है। यार एक बात बताओ, पिछले साल का पैसा तुमको आज मिला है, तुमसे आज की इनकम मान लोगे। इस साल तुमने 10 लाख का माल उधार बेचा, 1 लाख का माल आप नगद बेचा, तो आप बोलोगे 1 लाख की सेल हुई है, उधार को सेल नहीं मानोगे, अभी तो गलत बात है। तो ये एक्रूल करेक्ट बताता है प्रॉफिट लॉस, जबकि ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस आपको नहीं बताता है। नॉट एसर्टेन, कैश बेसिस इज नॉट एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, वेयर एक्रूल बेसिस इज एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश क्रेडिट, जबकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नगद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। टेक्निकल नॉलेज, एक्रूल बेसिस के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है, समझी है, वही एक्रूल बेसिस को यूज कर सकता है। लेकिन अगर कम पढ़ा लिखा इंसान है तो वो कैश बेसिस फॉलो कर सकता है। एग्जांपल, कैश बेसिस के लिए कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए। क्यों? पैसा आया लिख दिया, पैसा गया लिख दिया, पैसा आया लिख दिया, पैसा गया लिख दिया, आया जितना प्लस, गया जितना माइनस, माइनस करके आ गया आंसर। सिंपल, कोई भी कर सकता है ना। लेकिन इसमें आपको दिमाग चाहिए, नॉलेज चाहिए, और यही नॉलेज आप यहाँ गेन कर रहे हो ताकि आप लाइफ में एक्रूल बेसिस पे काउंटिंग कर सको। लीगल पोजीशन क्लास, इसको वैलिड दिया जाता है, यानी कि जो एक्रूल बेसिस है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 इसको मान्यता देता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई, कि यार कंपनीज एक्ट कहता है कि यार एक्रूल बेसिस सही है। इसी एक्रूल बेसिस के हिसाब से ही तो फंडामेंटल अजम्पशन बनाया हुआ है CAG, कंसिस्टेंसी एक्रूल गोइंग कंसर्न। लेकिन इसको
कहीं भी उपाधि नहीं मिली है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ये रजिस्टर्ड नहीं है एक तरीके से। कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट नहीं मानता, कैश बेसिस को इनकम टैक्स एक्ट नहीं मानता। कैश बेसिस जो है वो क्लास बहुत कम लोग यूज करते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। सब के सब एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। कंपनी एक्ट कहता है कि भाई एक्रूअल बेसिस फॉलो करो, सर कैश बेसिस कर दिया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कंपनीज एक्ट लागू करेगा तो वो फिर से बनवाएगा आपसे एक्रूअल बेसिस पे। एक्सेप्टेबिलिटी, विच इज मोर एक्सेप्टेबल, अक्रूवल। अक्रूवल ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जबकि कैश बेसिस जो है वो कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, कौन सा भरोसेमंद है? एक्रूवल बेसिस इज मोर रिलायबल एंड कैश बेसिस इज लेस रिलायबल। एक्रूवल बेसिस ज्यादा भरोसेमंद है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। ठीक है, अगला क्या है? सुटेबिलिटी। एक्रूवल बेसिस हर एक बिजनेस के लिए सुटेबल है, जबकि जो मंदिर है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, तो ये लोग उधार काम नहीं कराते। बिकॉज आपको बात समझो, आप क्या पंडित को जाके बोलते हो पंडित जी मेरी पूजा कर दो, आपको पैसे बाद में दे दूंगा, दक्षिणा बाद में दे दूंगा? उधार होता है वहाँ पे कि भगवान है, भगवान आप मुझे पास करा दो, मैं आप दान पेटी में बाद में पैसे डाल दूंगा, या पंडित से बोलते हैं बाद में दे दूंगा पैसे उधार, या ऐसा नहीं होता। या फिर आप लॉयर के पास गए, लॉयर ने मुकदमा लड़ लिया और आप केस जीत गए, जज ने बोला भाई तुम जीत गए, उसके बाद लॉयर पैसे मांग रहा है, आप नहीं भी दोगे तो क्या हुआ, केस तो आप जीत ही गए, तो लॉयर को पैसा एडवांस लेता है। इसीलिए क्लास वहाँ पर कैश बेसिस माना जाता है, बट जितने बिजनेस हैं उन सारे बिजनेस में क्लास ये एक्रूवल बेसिस को फॉलो किया जाता है। तो आई होप आप ये डिफरेंस अच्छे से इजीली समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अपनी भाषा में लिख लेना, सिंपल भाषा में लिख लेना, ताकि जो जो मैंने ब्लॉग बनाया है, जो जो सर्कल बनाया, आप उनको लिख लेना बस। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यही कट कॉपी पेस्ट करना है, आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फाइनली आप मेरे साथ साथ आ जाओ। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश में दोनों नहीं होता है, कैश में सिर्फ कैश होता है, अक्रूवल में दोनों होता है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूवल में लेते हैं, कैश में नहीं लेते। प्रॉफिट लॉस अक्रूवल सही दिखाता है, कैश सही नहीं दिखाता। लीगल पोजीशन मान वैलिडिटी किसकी है? अक्रूवल की। इनकम कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट अक्रूवल को मानता है, कैश को नहीं मानता। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो इज अक्रूवल इज मोर एक्सेप्टेबल, कैश इज लेस एक्सेप्टेबल। रिलायबिलिटी की बात करें, एक्रूवल इज मोर रिलायबल, कैश इज लेस रिलायबल। सुटेबिलिटी बात करें, ये बिजनेस के लिए होता है और वो एनपीओ के लिए और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और हमने इस आधे घंटे के अंदर ही ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, न्यूमेरिकल के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और इस डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज की वीडियो। अपने सारे क्लास 11th के दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बिकॉज चैनल आपका है, और ऐसे ही और आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस, न्यूमेरिकल, बहुत सारी नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी 11th 12th इवन ग्रेजुएशन तक। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।